हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का टेस्ट देख रहे थे और आज से हम एक नए शुरुआत की तरह जो 2025 का है उसको सेट को देखेंगे। जो दिसंबर टू जनवरी मंथ का है वो दिसंबर टू जनवरी का डेली टेस्ट है वो देखेंगे। वो जो पहले जो छूटा हुआ था वो कंटिन्यू किया जाएगा, साथ ही साथ एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर टू जनवरी, और 2024 का जो भी बचा हुआ सेट है वो करवा दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है ज्ञान बिंदु का जो दिसंबर टू जनवरी है उसका टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन पूछा गया है किस खिलाड़ी को तैराकी में उनके उपलब्धियों के लिए 2024 का 32वां एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये है प्रत्याशा रे को 32वां एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर बात किया जाए तैराकी का, तो तैराकी से संबंध है प्रत्याशा रे का, और इन्हें 2024 के लिए 32वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अगर बात किया जाए खेल की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार का, तो खेल की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और यहाँ पे दिया गया है तैराकी में प्रत्याशा रे को 32वां एकलव्य पुरस्कार। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया। पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव यह आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। अगर बात किया जाए पेपरलेस का, तो पेपर की बचत करने के लिए अधिकतर जगह डिजिटल माध्यम अपनाया जा रहा है। तो पेपरलेस जो पंचायत चुनाव हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में। पेपरलेस सरकार जो बना है वो है छत्तीसगढ़ का, और पेपरलेस हाईकोर्ट बना है वो है केरला का हाईकोर्ट पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। और अगर बात किया जाए पेपरलेस चुनाव का, तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और सरकार बनेगा तो एक यूएई का सरकार बना है वो बना है पेपरलेस गवर्नमेंट। अगर बात किया जाए भारत से, तो भारत का पेपरलेस जो सरकार बना है वो है छत्तीसगढ़, और देश में यूएई और पेपरलेस हाईकोर्ट बना है वो बना है केरला। नेक्स्ट है, हाल ही में सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। बतलाना है सिवलुच ज्वालामुखी कहाँ है, तो यह रूस में स्थित है। सिवलुच ज्वालामुखी का बात किया जाए तो यह रूस में स्थित है। अगर ज्वालामुखी का बात किया जाए तो सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आते हैं, और इन्हें प्रशांत का परिमेखला पेटी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर बात किया जाए तो यह है मौना लोआ हवाई द्वीप पर जो स्थित है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सिवलुच ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है, यह रूस में स्थित है। अगर बात किया जाए इंडोनेशिया में तो क्रेकटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाटर स्पोर्ट की घटना किस देश में देखी गई है। वाटर स्पोर्ट की घटना किस देश में देखी गई है, तो यह दिखा गया है इटली में हाल ही में वाटर स्पोर्ट की घटना देखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करें। नंजरायन पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही है। कुज्जू वैली यह भी केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु में ही है। कुज्जू वैली यह भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तवा यह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तवा रामसर साइट्स यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। पूछा गया है कौन सा कूट सही सुमेलित है, तो केवल एक सही सुमेलित हो जाएगा। नंजरायन पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु में है, तो केवल एक सही है। अगर बात किया जाए रामसर साइट्स का, तो भारत में अभी वर्तमान में 85 रामसर साइट्स हैं, जिनमें सबसे जो प्रथम था वो था चिल्का झील का रामसर साइट्स, और वही अगर बात किया जाए सबसे बड़ा रामसर साइट्स अगर भारत में बात किया जाए सबसे बड़ा रामसर साइट, तो वो हो जाएगा सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दिया है, तो ये दिया है कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दिया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। हेमा समिति का संबंध है मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। मलयालम सिनेमा में महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है हेमा समिति। नेक्स्ट है, बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है जेन रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 9। कृष्ण
गमन पथ, बोला गया है कृष्णा गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो कृष्ण गमन पथ का निर्माण मध्य प्रदेश और राजस्थान के में किया जा रहा है। कृष्ण गमन पथ का संबंध है मध्य प्रदेश और राजस्थान से। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनका मध्य प्रदेश से जो स्थान संबंधित है उससे संबंधित है कृष्ण गमन पथ, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से है। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किया है, वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीतते हैं। ठीक है, राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आकाशगंगा। गैस, धूल के कण और अरब सितारों का विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी का ऊपरी परत किन सेलों से निर्मित है? तो पृथ्वी का ऊपरी परत आग्नेय सेल से निर्मित है, आग्नेय सेल से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में दिखाई देते हैं। प्रसुप्त में कभी कभी उद्गार होते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन होता है, तो यह बिल्कुल सही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में अचानक कभी उद्भेदन होता है। विसुवियस एवं क्रेकटाउ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये सही है। विसुवियस और क्रेकटाउ ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु अपरदन द्वारा कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है? वायु अपरदन द्वारा इनमें से कौन सा स्थल रूप निर्मित होगा? तो वो हो जाएगा जीवगेन। जीवगेन का निर्माण वायु के अपरदन के द्वारा होता है। अगर बात किया जाए वायु के अपरदन से, तो वायु के अपरदन से मुख्यतः छत्रपशिला, इंसेलबर्ग, जीवगेन, डाइकांटर, वातरंध्र, बरखान, लोयस के मैदान इत्यादि निर्मित होते हैं वायु के अपरदन के द्वारा। वायु के अपरदन से छत्रपशिला, इंसेलबर्ग, जीवगेन, डाइकांटर, वातरंध्र, बरखान, लोयस का मैदान इत्यादि निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है किसे महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? इनमें से किसे महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? ब्राजीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें सभी महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। पैंगोंग त्सो लेक भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला एक जल निकाय है? पैंगोंग त्सो लेक यह भारत और चीन के बीच साझा किया जाने वाला जल निकाय है। पैंगोंग त्सो लेक जो भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा भी होता है। पैंगोंग त्सो लेक भारत और चीन के द्वारा साझा किया जाने वाला एक जल निकाय है। नेक्स्ट है रेसेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है? रेसेदार दिखाई देने वाले बादल को कहा जाता है पछाभ बादल। पछाभ बादल देखने में रेसा जैसा दिखाई देता है, अर्थात उसे रेसेदार बादल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? काई तथा लाइकेन ये सभी शीत वन यानी शीत प्रदेश में पाए जाते हैं, अर्थात टुंड्रा वन में मिलेंगे। काई और लाइकेन ये सभी टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, टुंड्रा वन में। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना है KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और उसके बाद हो जाएगा शिवालिक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया किसको दर्शाता है? इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है? तो पास पास 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। पास पास 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो गेहूँ बोया जाता है उसी में सरसों भी बो दिया जाता है, यानी कि एक ही बार 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। पास पास 2 या 2 से अधिक फसल उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन का बात किया जाए तो यह खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है। वही अगर बात किया जाए एक है पश्मीना साल जो पश्मीना साल बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना साल बकरी चांगपा नामक बकरी से हमें पश्मीना साल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो यह है टिन अयस्क का। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो यह है टिन अयस्क का। नेक्स्ट है लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरकियों वाले
वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? दमन गंगा जलाशय परियोजना यह दादर और नगर हवेली में स्थित है। दमन गंगा जलाशय परियोजना यह दादर और नगर हवेली में स्थित है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। वही अगर बात किया जाए वीर सावरकर, एक याद रखना है वीर सावरकर हवाई अड्डा, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा यह अंडमान निकोबार में स्थित है। वही अगर बात किया जाए कोलकाता में, तो कोलकाता में हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। न्यू दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा कोलकाता में, इंदिरा गांधी हो जाएगा दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह हो जाएगा दिल्ली में। अगर हैदराबाद में बात किया जाए, हैदराबाद में तो बेगमपेट एयरपोर्ट, याद रखना है बेगमपेट एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो सबसे लंबी समुद्री तट है गुजरात के पास। गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट में स्थित 5 राज्य एवं पूर्वी घाट में 4 राज्य जो हैं वो समुद्र से सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट में 5 राज्य एवं पूर्वी में 4 राज्य जो हैं वो समुद्री से सीमा लगाते हैं। और उसमें सबसे अधिक जो तट का लंबाई है वो है गुजरात का। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल ये 5 राज्य हैं। वही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं। सबसे छोटा का बात किया जाए तो सबसे छोटा है वो है गोवा का। नेक्स्ट है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगर बात किया जाए भारत में संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे होता है। और इस समय 389 सदस्यों को केंद्रीय विधानसभा द्वारा चुना जाता है, जिसमें 292 निर्वाचन के द्वारा प्लस 93 मनोनयन के द्वारा और 4 जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से इनका निर्वाचन होता है। इसमें महिला सदस्य अगर 389 में बात किया जाए तो 389 में 15 महिला सदस्य थी। वही जब लास्ट होगा संविधान सभा का, जब अंतिम हस्ताक्षर होता है तो उस समय महिला सदस्यों की संख्या थी 8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? किसका उल्लेख है वो भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण यह बताता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से है। वही अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 46 में SC ST को प्रायोरिटी देने का बात किया गया है अनुच्छेद 46 के तहत। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए इनमें से कौन अधिकृत होंगे? तो भारत का संसद किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए अधिकृत होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 22 के तहत कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का वकील रख सकता है। अनुच्छेद 22 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का वकील से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त करता है अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहा गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है एवं अनुच्छेद 20 में स्वतंत्रता का बात किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं, 20% नहीं बल्कि 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्रिमंडल के लिखित अनुसंधान प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल शब्द जो जोड़ा गया वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में। तो मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह भी सही है, 1 और 3 सही है।
मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए। मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदन नहीं बल्कि लोकसभा के ही होने चाहिए। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। लोक लेखा समिति के बारे में, इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नहीं, 15 + 7 होते हैं, 2:1 का रेशियो होता है। 22 सदस्य होते हैं लोकसभा में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। वित्त मंत्री सहित वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होता है। नहीं, समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह भी बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर। न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 213 में बतलाया गया है। 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वही राज्यपाल को 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और यह राज्य एवं समवर्ती सूची तक विस्तृत है। राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो वो हो जाएगा दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंध है ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का संबंध है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर है 37। बुद्ध और उनके संबंधित मुद्राओं को सुमेलित करें। बुद्ध और उनसे संबंधित मुद्रा को सुमेलित करना है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र मुद्रा का संबंध है धर्मोपदेश से। धर्मचक्र मुद्रा का संबंध है धर्मोपदेश से। ध्यान मुद्रा का संबंध है ध्यान मुद्रा का संबंध है चिकित्सा बुद्ध से। भूमि स्पर्श मुद्रा का संबंध है ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। वही अभय मुद्रा निर्भयता दर्शाता है। अभय मुद्रा के द्वारा निर्भयता दर्शाया गया है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। धर्मचक्र मुद्रा धर्म उपदेश का, ध्यान मुद्रा चिकित्सा बोध का, भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है, वही अभय मुद्रा निर्भयता दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है, तो ये भारत के 3 मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। अगर बात किया जाए उत्तर भारत की मंदिरें, तो उत्तर भारत की मंदिरें मुख्य रूप से नागर शैली में, दक्षिण भारत की मंदिरें द्रविड़ शैली में और मध्य भारत में जो बेसर शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नागर, द्रविड़ और बेसर ये भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथन पर विचार करें। इसके निर्माण पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो का निर्माण पल्लवों के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। यह कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह बिल्कुल सही है। यह कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है खजुराहो का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो इनमें से 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। पल्लवों नहीं बल्कि खजुराहो का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी मठ। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी मठ ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी मठ ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ ये 1916 में होता है। होम रूल लीग। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ यह होता है 1914 में। अहमदाबाद मिल मजदूर ये होता है 1918 में। चंपारण सत्याग्रह यह होता है 1917 में। चंपारण सत्याग्रह इसमें बतलाना है, सही कालानुक्रम में बतलाना है। तो आगे हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 16 यानी कि 1, उसके बाद हो जाएगा 3 यानी कि 2, 1, 4 यानी कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। 2, 1, 4, 3 होम रूल लीग आंदोलन 16 में, प्रथम विश्व युद्ध 14 में, अहमदाबाद मिल मजदूर ये होगा 1918 में जब चंपारण सत्याग्रह सफल होता है, तब अहमदाबाद मिल होता है, उसके बाद खेड़ा होता है, तो 1917-18। तो 2, 1,
4-3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो कव्वाली के जनक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सुमिलित कौन सा है? तो विक्रम संवत का प्रारंभ विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। शक संवत कनिष्क के द्वारा और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा, शक संवत कनिष्क के द्वारा, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा और सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर, दुअस्पा, सी अस्पा ये सभी प्रारंभ किया था, जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सुमिलित करना है बख्त खां। बख्त खां जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? बख्त खां हैं बहादुर शाह जफ़र के सेनापति हैं और ये होते हैं दिल्ली से होते हैं बख्त खां। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से हैं और देखते हैं, और ऑप्शन में है कुंवर सिंह का संबंध था बिहार से। कुंवर सिंह का संबंध हो जाएगा बिहार से, और बिहार नहीं तो ये हो जाएगा आरा। नाना साहब ये थे कानपुर से, नाना साहब ये हैं कानपुर से, तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 4132 यानी कि सी का हो जाएगा 3, यानी कि कुंवर सिंह आरा से, और दिल्ली से हो जाएंगे बख्त खां। फर्स्ट में था बख्त खां हो जाएंगे, ये है इनका संबंध है दिल्ली से, और फर्स्ट में है सी है कुंवर सिंह का संबंध हो जाएगा आरा से। नाना साहब का संबंध है कानपुर से, तो 4132 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अल हिलाल के संपादक हैं अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद का बात करें तो 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और ये अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद ने 2 पत्रिका, एक है अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन 1912 में किया, वो अल हिलाल पत्रिका बंद कर दिया जाता है 1914 में, पुनः इसे अल बिलाग नामक पत्रिका से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि अल हिलाल पत्रिका को समाप्त करके अल बिलाग नामक पत्रिका प्रारंभ किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? इसकी स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी, यही गलत है। 1915 नहीं बल्कि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही है। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। इस पार्टी का विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था, तो यह भी सही है। तो बी सी डी सही है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो ए जो है वो असत्य है, यानी कि ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1915 नहीं बल्कि 1913 में प्रारंभ किया गया था गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ किया गया था गदर पार्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की ए.ओ. ह्यूम को बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं ए.ओ. ह्यूम, न कि इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी का बात किया जाए तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। वही गोपाल कृष्ण गोखले का बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो 2, 3 और 5 ऑप्शन हो जाएगा सी। बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? डू और डाई यह नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो गांधी जी के द्वारा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया, गांधी जी के द्वारा प्रमुख नारा था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानों पर समांतर सरकार बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो बम्बई के पुणे जिला में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में और बिहार के भागलपुर जिला, ये तीनों जगह पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2 और 3 पे, बॉम्बे में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी?
यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नहीं हुआ था, तो बंगाल के मिदानपुर में हुआ था, ये तीनों जगह पे नहीं हुआ था। याद रखना है, बंगाल के मिदानपुर जिला में हुआ था। और यहाँ पूछा गया था कहाँ नहीं हुआ था, तो ये तीनों जगह पे समांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 51, रेड क्लिफ समिति। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, तो रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति का गठन किया गया था। डुरैंड लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच और भारत और चीन के बीच है, वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच और डुरैंड लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में बतलाना है। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसमें सबसे पहला जो कार्यकाल हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अगर देखें, बोला गया है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। लॉर्ड कर्जन का बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन का समय होता है 1899 से 1905 ईस्वी के बीच। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल होता है 1916 से 21 के बीच। वही लॉर्ड हॉर्डिंग का समय देखा जाए तो 1910 से 16 के बीच होता है लॉर्ड हॉर्डिंग का समय। और लॉर्ड इरविन का समय होता है 1926 से 31 के बीच। तो इसमें से हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। तो इसके अनुसार हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो बोला गया था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल होता है 1910 से 16। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे अगर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1910 से 1916 तक। और इसी के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही। वही अगर बात किया जाए लॉर्ड हार्डिंग का, तो लॉर्ड हार्डिंग को देखें तो लॉर्ड हार्डिंग का जो समय होता है वो है 1844 से 48 तक। तो इसके अनुसार ये सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो है वो सबसे पहले हो जाएगा। अगर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को देखें तो 1844 से 47 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल होता है। वही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल होता है 1910 से 16 तक। तो जो भी होगा वो आपको मिला लेना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। वर्ष 1935 में भारत सरकार के द्वारा कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो यह बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आइसोबार यह वायु दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दो समान दाबों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। आइसोहाइट वर्षा, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। आइसोहेलाइन समान लवणीय वर्षा, ना कि बर्फ वर्षा, समान लवणीय वर्षा को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोबात समान गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। आइसोहेलाइन समान लवणीय वर्षा को दर्शाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आर्द्रता बढ़ेगा, देखिए ध्यान देना है, अगर आर्द्रता बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ना यानी कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का आना, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का आना, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो ये कुछ सॉलिड से कुछ लिक्विड स्टेट में आएगा। और लिक्विड में अगर ये हमारा आर्द्रता बढ़ेगा, यानी कि अगर ऐसे देखें, आर्द्रता बढ़ना यानी कि एयर पार्टिकल्स में लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का आना, एयर पार्टिकल्स में लिक्विड का आना। और जैसे ही लिक्विड आएगा तो ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। और जैसे ही हम जानते हैं गैस से ज़्यादा जो वायु का स्पीड होता है वो गैस से ज़्यादा होता है, वो होता है लिक्विड में। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कमता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही आर्द्रता आएगा, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक एयर में उसमें लिक्विड का ड्रॉपलेट्स आएगा। लिक्विड का ड्रॉपलेट्स आने से लिक्विड का प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज होगा, यानी कि गैसियस स्टेट से जैसे ही लिक्विड स्टेट में आने का या कुछ भी आएगा तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा।
आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो यह भी सही है। इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। यहाँ लिखा गया था कम हो जाता है, तो कमता नहीं बल्कि बढ़ता है। नेक्स्ट है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण है, तो वह नतोदार दर्पण का प्रयोग किया जाता है खोज बत्ती में। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगा, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ जो लाइट होगा वो मिनिमम होगा। जो डेंस होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। पूछा गया है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि इसमें सबसे जो डेंसर होगा यानी कि सघन होगा वो हो जाएगा कांच। इनमें से ऑप्शन के अनुसार सबसे सघन है कांच, तो कांच जो हो जाएगा उसमें स्पीड जो होगा लाइट का वो मिनिमम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या मानी जाती है किसे, तो अवलोकन आकार के रूप में। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है अवलोकन आकार के रूप में। नेक्स्ट है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती है, कौन सी तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं करता है, तो ध्वनि को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और यह शून्य में यानी कि शून्य में ग्रेविटी में ये काम नहीं करता है। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं होती है, अर्थात वैक्यूम में यह ट्रेवल नहीं करता है, इसे प्रोपेगेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चौक कुंडली क्या करता है, प्रतिदीप्त नलिका फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है उसके साथ चौक लगाया जाता है। जैसे देखते होंगे शादी विवाह में जो लाइट लगाया जाता है उसके साथ एक चौक भी लगा दिया जाता है। वो चौक क्या करता है, तो चौक लाइन वोल्टेज को इंक्रीज करता है, चौक जो है लाइन वोल्टेज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर में क्या होता है, तो उसमें होता है एसीटोन। नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर में होता है एसीटोन, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो एस्पिरिन हमें मिलता है एक पेड़ से, एस्पिरिन प्राप्त होता है पेड़ से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है पोटेशियम, यानी कि कैटरीना, ने, कार, मांगा, एल्टो, जेन, फरारी, ये कुछ ट्रिक है याद रखना है। कैटरीना यानी कि के फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, और इसके बाद कैटरीना ने कार, मांगा, एल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों, उसे मिल्वी, सिल्वर, ऑडी, ये पूरा आपको ट्रिक याद रखना है, या तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं KNACA MG ALZN FE, इस प्रकार से याद रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो इसमें से हो जाएगा पोटेशियम। अगर पोटेशियम नहीं होता तब होता सोडियम और उसके बाद होता कैल्शियम, लेकिन यहाँ पे लगातार दिया है तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा नंबर पोटेशियम का, सेकंड हो जाएगा सोडियम का, थर्ड हो जाएगा कैल्शियम का, और उसके बाद फोर्थ हो जाएगा लोहा का। नेक्स्ट है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अग्निशमन वस्त्र का निर्माण किया जाता है एस्बेस्टॉस से, अग्निशमन वस्त्र का निर्माण किया जाता है एस्बेस्टॉस से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 65। नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का यूज़ हम करते हैं, नाइक्रोम का गलनांक जो होगा वो होगा उच्च गलनांक। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है जिसका यूज हम फ्लोरेसेंट टंगस्टन लैंप में करते हैं नाइक्रोम का, और इसका गलनांक जो होगा वो होगा उच्च गलनांक, क्योंकि इसे जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, अर्थात इसका गलनांक होना चाहिए उच्च। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, धुआं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। धुआं जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है किसकी, डीपीटी, तो डीपीटी का यूज किया जाता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस के लिए। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहा जाता है, और टेटनस के लिए हम यूज करते हैं डीपीटी का टीका। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, सिर्फ डिप्थेरिया के लिए। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस पूरा इसका 3 के लिए यूज किया जाता है डीपीटी वैक्सीन का। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। प्रोजेस्टेरोन का बात किया जाए, हार्मोन और स्रावित ग्रंथियां, अगर बात किया जाए प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है महिला में गर्भाशय के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है महिला में गर्भाशय के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है पुरुष में वृषण के द्वारा। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, वही इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है
मेरु रज्जु निकलती है कहाँ से? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हृदय यानी कि हार्ट जो कवर होता है वो होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, हार्ट का बात किया जाए तो इसमें 4 चेंबर होते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं, तथा चारों चेंबर वो डिवाइडेड होते हैं सेप्टम नामक मसल्स के द्वारा। ठीक है, हृदय का बात किया जाए तो हृदय यह घिरा होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा, विभाजित होता है 4 लोब में, 4 पार्ट में, जिसमें जो बटा होता है वो होता है सेप्टम मसल्स के कारण बटा होता है। और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल पाए जाते हैं। 4 भागों में विभाजित होता है हमारा हृदय। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है? मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया यह ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या करता है? तो भोजन का संश्लेषण करता है, यह गलत है। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है एवं गैसों का आदान प्रदान करती है, भोजन का संश्लेषण नहीं करती है। तो पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या क्या करते हैं? तो आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, न कि भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो इसमें पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है भोजन का संश्लेषण करता है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है इकाइनोडर्मेटा के द्वारा। इकाइनोडर्मेटा के द्वारा कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा के द्वारा। नेक्स्ट है उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में क्या होता है? तो कुल स्थिर लागत में कोई बदलाव नहीं होता है। उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। आर्थिक समृद्धि का संकेतक है क्या? आर्थिक समृद्धि का संकेतक है डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट। ऑप्शन हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। आर्थिक समृद्धि का संकेतक होता है डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में होती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट वो होता है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है वह रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी? तो वे थे तारा कुमार मुखर्जी। तारा कुमार मुखर्जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्णिया में अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो यह किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट है मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जब हटाया जाना हो तो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है जिला पंचायत पदाधिकारी के द्वारा। जिला पंचायत पदाधिकारी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गंडक। गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है। गंडक नदी जो उत्तर पश्चिमी बिहार का एक प्रमुख नदी है बिहार के सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है? तो यह वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है? बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है? तो यह है पटना और औरंगाबाद में। पटना और औरंगाबाद में। नेक्स्ट है MS एक्सेल में यदि आप N7 = N7 टाइप करें और इंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा? तो यह चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो N7 में निहित है। चयनित सेल का वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित होगा। नेक्स्ट है जब हम विंडोज़ +E दबाते हैं, जब हम विंडोज़ +E दबाते हैं, विंडो +E को दबाने से क्या होता है? तो विंडो +E यह
विंडो प्लस ई फाइल दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। जब विंडो प्लस ई को दबाया जाता है तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो एक्यूटेटर जो है वो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि पेपर रिंग, शटर, मैग्नेटिक डिस्क ये सभी फ्लॉपी डिस्क के पार्ट हैं। एक्यूटेटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। सक्रिय नागरिक वे नागरिक होते हैं जो 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो सक्रिय नागरिक कहलाते हैं। 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट है रोमनीवाद क्या था? रोमनीवाद क्या है? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है रोमानीवाद। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ऑप्शन हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली किस वर्ष समर्पण किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली वर्ष 1944 में अपने आप को समर्पण किया था। 1944 में। पारिस्थितिकी तंत्र में जैवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। वे जीव जो सौर ऊर्जा को प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं उत्पादक। नेक्स्ट है युगादि नववर्ष है किसका? युगादि ये कर्नाटक में यानी कि दक्षिण भारतीयों का नववर्ष पर्व है। युगादि दक्षिण भारतीयों का नववर्ष पर्व है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई यह राजस्थान का लोक नृत्य है। भवाई नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। भवाई, घूमर ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। राग देश किस पहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है राग देश। राग देश यह रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो यह संबंधित है कबीर से। मगहर नामक स्थान महाकबीर से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वयं क्या है? स्वयं का पूरा नाम है स्वयं का बात किया जाए तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन का संबंध है शतरंज से। मैग्नस कार्लसन का संबंध है किस खेल से? तो ये संबंधित है शतरंज से, चेस से। सोवियत संघ यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले की थी। तो वो था लिथुआनिया। यूएसएसआर में पहला देश जो अपना स्वतंत्रता की घोषणा करता है वो है लिथुआनिया। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन को देखा। चलिए कमेंट करके आपको अपना मार्क्स बतलाना है, कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये सीरीज़ को पूर्ण रूप से देखने के लिए जो प्लेलिस्ट है उससे जुड़ सकते हैं।